गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज सुबह सुबह क्या, मैं बनगटे हनुमान जी चला गया था। मैंने सोचा जो लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था, तो क्यों ना जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक बनगटे हनुमान जी के दर्शन कर ही लिए जाए, अगर पास में रह रहा हूँ। तो वहाँ के महंत ने मुझे ना एक महादेव के मंदिर के बारे में बताया, क्योंकि उनको मैंने बताया कि मैं महादेव का भक्त हूँ, तो उन्होंने मेरे को एक मंदिर बताया है, इनका आगे है ये विश्वनाथ मंदिर के आसपास कहीं पे है वो मंदिर। मंदिर का नाम है तिलभंडेश्वर महादेव। तो उसकी क्या स्टोरी है क्या नहीं है वो सब हम इन रास्तों पे जानते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं उन रास्तों पे। 1 2 3 एंड गो। तो अभी हम जा रहे हैं तिलभंडेश्वर महादेव मंदिर के पास। तो बनारस में मुझे आते हुए बहुत टाइम हो गया, पर मैंने भी इस मंदिर के बारे में फर्स्ट टाइम ही सुना है। तो यहाँ पे भी एक मंदिर कह लीजिए, अड़ा कह लीजिए, बाबा किनाराम। बाबा किनाराम का ये वाला जो आश्रम है ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे उनकी समाधि है, और बहुत ही फेमस है ये भी। अंदर का एरिया भी बहुत अच्छा है, शांत का माहौल है, वातावरण है। वीडियो कैमराज फोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है, और अच्छा बना रखा है। तो कभी आप बनारस आए तो यहाँ जरूर आ सकते हैं। ये सामने एक और होटल है, बहुत बड़ा सा। यहाँ होटल बहुत ज्यादा है क्योंकि एक तो ये टूरिस्ट प्लेस है, तो ज्यादातर लोगों का यहाँ पे इसी से चलता है। तो आपको हर जगह होटल मिल जाएंगे। अगर आपको यानी ऐसा कोई होटल चाहिए जो सस्ते में अच्छा मिल जाए, तो मैं कांटेक्ट में दे दूंगा ब्लॉग में, डिस्क्रिप्शन में। आप उनसे बात कर सकते हैं। तो यही पास से यहाँ पे रास्ता है। जो रास्ता आप देख रहे हो यहाँ से जाता हुआ, यहाँ से ही इसका रास्ता है तिलभंडेश्वर महादेव का मंदिर का। तो आप ये देख सकते हो रास्ता जाता हुआ। बनारस में मैं ना बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ जब भी बनारस आता हूँ, क्योंकि यहाँ के रास्ते ऐसे है ना कि पता ही नहीं चलता कि मेन रोड कौन सा है और गली कौन सी है। इतने छोटे छोटे रास्ते हैं, सारी मेन रोड लगते हैं, सारी गलियां लगती हैं। ये भी वही गली है, तो आपकी तिलभंडेश्वर महादेव मंदिर के उधर जाती है। अच्छा, बनारस में आप कभी आओ ना तो मेरी माने तो गाड़ी लेके मत आना, बाय रोड या बाय फ्लाइट आना। और अगर आप गाड़ी ला भी रहे हो तो ऐसे होटल देख के खड़ी कर देना, क्योंकि यहाँ आप ना गाड़ी से घूम नहीं पाओगे। यहाँ आपको घूमने के लिए या तो आपको पैदल भी चलना पड़ेगा या लोकल ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा। तो चलो, जब तक हम मंदिर पहुंचते तब तक मैं आपको तिलभंडेश्वर महादेव की जो स्टोरी है वो आपको बताता हूँ। तो ये जो मंदिर है इसकी ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये मंदिर में जो शिवलिंग है वो कोई प्रतिष्ठित शिवलिंग नहीं है। मतलब इसे किसी ने बिठाया नहीं, किसी ने प्रतिष्ठा नहीं किया उसका, वो स्वयं प्रकट हुए थे। और जब वो प्रकट हुए थे तब एक टेनिस बॉल जितना साइज आप समझ लो कि इतने से थे। पर धीरे 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 अब वो इतने बड़े हो गए हैं कि दोनों हाथों से आप उनको नहीं पकड़ सकते। मतलब जब हम जैसे हम हक करते हैं ना किसी को, तो दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं किया कर सकते हम। तो वो इतने बड़े हो गए हैं और हर साल वो एक तिल के आकार जितना, मतलब एक तिल के साइज जितना बड़े हो जाते हैं। तो ये इस मंदिर की मतलब खासियत है इनकी शिवलिंग की। तो बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है, बहुत ही हिडन जेम है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता था। जबकि मुझे बनारस आते हुए बहुत टाइम हो गया। लोग बनारस आते हैं, वही विजिट करते हैं काशी विश्वनाथ और 2-4 घाट, पर एक्चुअली बनारस में देखने के लिए ये सारी जगह है। तो आप कभी बनारस आओ तो यहाँ विजिट जरूर करना, तिलभंडेश्वर महादेव मंदिर। अच्छा, यहाँ ये इनका तिल का एक और स्टोरी है कि यहाँ इनको भोग में तिल चढ़ाया जाता है, तो इसलिए भी इसको तिलभंडेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर आपका भोलेपुरा नाम की जगह है बनारस में।
वहां पे ये स्थित है। वहाँ हर कोने में मंदिर है, कोई ना कोई। ये भी कोई मंदिर है, श्री सनातन गौड़ी मठ। क्या बहुत भीड़ भाड़ वाला रास्ता है ये, पर अच्छा है। घर वगैरह भी मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको दिखाया था कि यहाँ के घर बहुत पुराने आर्किटेक्चर बने हुए हैं। कि ये वाला एक देखिए कितना पुराना है घर। तो बनारस में सारी पुरानी पुरानी चीजें हैं। तो बनारस में कभी भी अगर आप आते हो ना, तो मेरे हिसाब से तो सब कुछ, मतलब आप ऐसे समझ के चलो कि जब भी बनारस आओ सब भूल भाल के आओ, कि आपको कुछ नहीं पता, आप तो कहीं नहीं जा रहे हो, बस आप कहीं पे आके बस गए हो, चाहे 2 दिन के लिए आके बसे हो, चाहे 1 दिन के लिए बसे हो, बस आप बस गए, फिर देखोगे आपको कितनी शांति मिलेगी आपको। या आप देखोगे ये रिक्शा, तो बचपन में चढ़ा करते थे वैसे रिक्शा में, अब तो किसी भी शहर में रिक्शा देखने को नहीं मिलता सिवाय बनारस के। पुराने पुराने रिक्शा हैं ये। हेलो। तो हाँ, तो ये रिक्शा भी मैं आपको बता रहा था कि पहले चला करते थे, इससे पहले भी चलते हैं। तो आपको सिर्फ कलकत्ता साइड में दिखेंगे वो, और अभी आपको और कहीं नहीं दिखेंगे। वो आगे पीछे वाले रिक्शा है। अब आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, पर सामने वो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि काशी विश्वनाथ और दशा समेत घाट। ये तो मेन मेन मंदिर है, इसीलिए इनके बारे में साफ साफ लिखा होता है। पर जहाँ हम जा रहे हैं उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत लोकल लोग ही जानते हैं। ये भी अलग लाइफ है, मतलब यहाँ के लोगों को तो किसी भी तरीके की भाग दौड़ की चिंता ही नहीं है। जैसे दिल्ली बॉम्बे में होता है ना कि एकदम सुबह सुबह उठ कर दौड़ रहे हैं, रश हो रहा है। तो इस मंदिर तक पहुंचने के लिए ना एक इजी तरीका और है। जब आप सोनारपुरा से जा रहे होते हैं ना, बेलूपुरा की साइड से, तो ये एक स्कूल पड़ता है, बंगाली कला स्कूल। वो स्कूल ऐसा है कि एकदम स्कूल के बगल से ना गली तिलकेश्वर मंदिर जाने की। तो आप कभी अगर आप विजिट करते हो तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा वो। तो फिलहाल ये रही वो गली, आप शायद देख सकते हो। हाँ, ये दिख रहा होगा आपको, बैरिकेड वैरिकेड भी लगा रखा है। इसके आगे गाड़ियां कई बार अलाउड नहीं होती। तो ये है वो गली, कहीं पे भी आपको कोई बोर्ड नहीं मिलेगा, और आप इसी गली में सीधा जाओगे तो आपको मंदिर राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा। तो पान वान की दुकानें हैं, लोग बड़े चिल हैं यहाँ पे। मतलब मेरे को हो गए 4-5 दिन, बट मेरे को यहाँ पे लोग कहीं भी भागते दौड़ते हुए नहीं मिले। यहाँ पे बड़े चिल मोड में रहते हैं लोग यहाँ। ठीक है, और भी सुबह उठ जाते हैं, मेरे ऐसे नहीं कि 11-12 बजे तक उठे हैं, और सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सारा काम करते हैं। दोपहर को थोड़ा सो जाते हैं फिर लोग। कई लोग सोते हैं, कई नहीं भी सोते हैं, पर मोर और लेस वो चिल ही रहते हैं। मतलब कोई भाग दौड़ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप जैसे देख सकते हो, यहाँ साड़ियों का तो है ही, बनारस की साड़ियाँ तो फेमस है ही। मैं जाऊंगा तो लेके जाऊंगा कुछ साड़ी, आप भी कभी आओ तो ले जा सकते हो। मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, या कोशिश करूंगा अगर कि कोई साड़ी से रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक ब्लॉग हम पब्लिश कर पाए। बट अगर नहीं होता तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल आप देख सकते हो ये भी कोई मंदिर है, पुराने घर, लोग आराम से रह रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। ये मंदिर आ गया हमारा,
तो सामने आप ऑरेंज कलर में मंदिर देख पा रहे होगे, यही है हमारा तिलबंडेश्वर महादेव मंदिर। ज्यादा दूर नहीं है मेन रोड से, तो आप इजीली आ सकते हो। ये भी एक मंदिर है आश्रम है। ये आ गया हमारा तिलबंडेश्वर महादेव मंदिर। आप देख सकते हो ये महान, ये पूरी प्रॉपर्टी शायद इनकी ही है। तिलबंडेश्वर महादेव मंदिर, तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी है तिलबंडेश्वर महादेव मंदिर। तो ये था मंदिर। मैं कुछ फोटोग्राफ्स और इंक्लूड करने की कोशिश कर दूंगा जो मैंने वहां के पुजारी से पूछ के खींची थी अंदर की। तो इसमें चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ उस मंदिर के बारे में। मेरी अंदर पुजारी जी से बात हो रही थी, तब उन्होंने बताया कि ये जो इनका नाम पड़ा था तिलबंडेश्वर, तिल यानी सिसलन सीड और भंडे भंडारा, भंडे मतलब पाइल स्टॉक, राइट। तो जो यहाँ के जो डिवोटी थे वो हर दिन शिव जी को तिल चढ़ाया करते थे। तो वो तिल इतना ज्यादा हो गया था कि वो एक पाइल ऑफ स्टॉक के रूप में मतलब इस तरीके से स्थापित हो गया था, जिससे खुश होके महादेव स्वयं लिंगा के रूप में प्रकट हुए और वहां पे स्थापित हुए। तो ये मंदिर करीब 2500 साल मतलब 2500 साल पुराना मंदिर है और बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर है। और आज भी कहा जाता है ऐसा कि महासंक्रांति के दिन माता पार्वती स्वयं आती हैं महादेव की पूजा करने के लिए यहाँ पे किसी न किसी रूप, मतलब नॉर्मली लोग नहीं पहचान पाते, पर यहाँ के जो महान है पुजारी हैं जो बहुत पुराने हैं, सिद्ध हैं, वो पहचान जाते हैं। तो इसलिए इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है कि जहाँ माता खुद आती हैं स्वामी शिव जी की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए, तो यहाँ आना तो व्यर्थ है। और मेरी माने तो इसी टाइम आइएगा 10:30-11 बजे के आसपास, और कम भीड़ वाले टाइम पे, ताकि दर्शन अच्छे से हो सके। वरना भीड़ में आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको मजा नहीं आएगा और दर्शन भी आपको ठीक से नहीं मिलेगा, पर शांति बहुत मिलेगी। तो मेरे को ये भी आप बताओ कि कैसा लग रहा है आपको बनारस का टूर? क्या आप इन मंदिरों में पहले कभी आए थे कि नहीं, या कैसा लग रहा है आपको ये कुछ जो मंदिर है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा? और कभी अगर आप बनारस आए हो तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो अगर मैं बताऊं तो बहुत ही अच्छा है। मतलब आप बनारस आते हो, आप सब भूल जाते हो, आप सिर्फ वहां के यहाँ ऐसे शांत हो जाता है आपका मन। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम है, जीवन की जितनी भी चीजें हैं, वो कब कहाँ क्या हो गया, कहाँ गया, वो कहीं छूट गया, ऐसा लगता है। तो कुछ अलग ही था, अलग ही रहता है। जितनी बार मैं बनारस आता हूँ ना, मेरे लिए हमेशा बनारस एक सरप्राइजिंग फैक्टर लेके ही आता है। आई होप आप भी अगर कभी 1-2 बार अगर विजिट करोगे तो सेम एक्सपीरियंस ही आपको भी मिलना चाहिए, या मिलेगा, या मिला है, जो भी आपको। मतलब अगर आपने किया है तो मुझे बताना, अगर नहीं किया है तो मैं कहूँगा मस्ट 1-2 बार लाइफ में तो विजिट करना। बाकी जगहें तो है, अच्छी है, बाकी जगहें की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, पर बनारस इन सबसे ऊपर है। भीड़ देख सकते हैं आप, बहुत ज्यादा भीड़ है। चलो यहाँ से निकलते हैं, ये आ गए हम गली के अंदर। गलियों में नहीं आओ तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, ऐसी भीड़ रहती है। रास्ते छोटे, इनकी भी गलती नहीं है, और डेवलपमेंट भी हो नहीं सकता इन जगहों पे, ये बसा ही इस तरीके से। गलियां सब छाँव, अभी कितना सुकून मिलता है छाँव में, इतनी गर्मी में। गर्मी में मेरी मानो तो अब कभी आओ तो पानी की बोतल साथ में रखो, जरूरी है, बहुत जरूरी है पानी की बोतल।
वरना डिहाइड्रेटेड हो जाओगे और ये पता भी नहीं चलेगा कब तक कर आगे गर्मी लग जाएगी। भैया हर गली के अंदर आपको खाने पीने की दुकानें तो भर भर के मिल जाएंगी, रोल, नॉन वेज हो चाहे वेज हो, क्या एरिया वाइज डिवाइडेड भी है तो इजी रहता है खाने पीने का ढूंढने में। हर तरीके का हर वैरायटी ऑफ फूड मिलेगा। चलो अच्छा, एक चीज और है, मैं यहाँ पे जब घूम रहा था तो मुझे हर जगह रुद्राक्ष दिख रही थी, तो मैंने हर जगह पूछा क्या है, कितने का रेट है। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप ओरिजिनल रुद्राक्ष देख रहे हैं तो वो आएगा महंगा, और अगर कोई कहता है ना कि नहीं 300 400 में 500 रुपए में मैं आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष 5 मुखी की पूरी माला दे रहा हूँ या 8 मुखी दे रहा हूँ या 9 मुखी दे रहा हूँ, तो वो स्कैम है, तो वो मत लेना। क्योंकि अगर सिर्फ एक सिंगल रुद्राक्ष की अगर मैं बात करूं 8 मुखी तो वो आता है 3000 रुपए का, और 5 मुखी की बात करूं तो वो भी आ जाता है आपका लमसम 1.5 से 2,000 रुपए का एक सिंगल रुद्राक्ष। और अगर उसकी माला लेने जाओ तो फिर आप सोच लो 2-2.5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। ऐसे स्कैम में मत फंसना। तो वो अलग अलग टाइप के रुद्राक्ष आते हैं, कुछ इंडोनेशिया से आते हैं, कुछ थाईलैंड से आते हैं, और कुछ पके होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं। पर जो ओरिजिनल रुद्राक्ष होता है जो ब्लैक कलर का होता है वो बहुत महंगा होता है और वही काम करता है। तो अगर आप कभी रुद्राक्ष ले भी रहे हैं तो आप वो देख के ले कि आप कहाँ का ले रहे हैं और वो कितना पका हुआ है, वरना आप लेके तो चले जाओगे पर वो टूट जाएगा रुद्राक्ष, तो फिर किसी काम भी नहीं आएगा और फिर एक शोपीस के हिसाब से सिर्फ आपके किसी घर के कोने में पड़ा रह जाएगा। तो मेरी माने तो बहुत देख समझ के ले, ओरिजिनल रुद्राक्ष सच में बहुत महंगा आता है। मेरे पास है 5 मुखी रुद्राक्ष, वो भी कुछ 1.5-2 लाख रुपए के आसपास का है और बहुत पुराना है वो तो मेरा वाला। तो आप भी बहुत देख के ले जब भी रुद्राक्ष लेने जाए। सब आपको बोलेंगे असली है असली है, पर असली रहता नहीं है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि कहाँ मिलता है क्या मिलता है तो मुझे आप कमेंट में बताना, मैं पिन कर दूंगा या प्रॉपर एक ब्लॉग उसके रिगार्डिंग भी ले आऊंगा। चलिए मिलते हैं फिर अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।